गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ पर दिल्ली सरकार का अटैक। क्या पीएम इस समस्या का करेंगे समाधान? विधायक आतिशी ने ईडीएमसी के कमिश्नर को किया तलब। नॉनवेज की दुकानें अभी भी हैं खुली, लोग दुकानों पर खरीद रहे हैं नॉनवेज। मेयर के आदेश का नहीं हो रहा है पालन। पूर्व दिल्ली नगर निगम ने लिया बड़ा फैसला, अनधिकृत कॉलोनियों में मिलेगा जनरल ट्रेड लाइसेंस। अभी 1 साल के लिए मिलेगा टेम्परेरी परमिट। पूर्व दिल्ली में शराब के ठेके को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। स्थानीय लोगों ने दिया धरना। लोगों ने कहा नहीं खुलने देंगे शराब का ठेका। और पूर्व दिल्ली में 2 इलाकों में चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। पुलिस कर रही है मामले की जांच। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली सरकार ने कहा कि पूर्व दिल्ली में गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए ईडीएमसी के पास ना तो कोई प्लान है और ना ही उसने इसके लिए कोई कदम उठाए हैं। दिल्ली विधानसभा की पर्यावरण समिति ने कहा कि ईडीएमसी कमिश्नर द्वारा दिए गए बयान के बाद ये साफ हो जाता है कि ईडीएमसी में इस बारे में बहुत मिसमैनेजमेंट है। दिल्ली सरकार की पर्यावरण कमेटी की अध्यक्ष विधायक आतिशी हैं। कमेटी की मीटिंग में ईडीएमसी से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि गाजीपुर लैंडफिल साइट को साफ करने और आग पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही कचरे को निपटाने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, इसके लिए पूरा डेटा मांगा गया है। ईडीएमसी के कमिश्नर ने माना है कि उनके पास गाजीपुर लैंडफिल साइट के कूड़े की समस्या को हल करने के लिए ना तो पैसा है, ना जमीन है और ना ही पर्याप्त योजना है। इस पर विधायक आतिशी ने सवाल किया कि बीजेपी पिछले 15 सालों से क्या कर रही है। अब एमसीडी पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा तो क्या पीएम इस समस्या का समाधान करेंगे? ईडीएमसी के पास गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पुराने कचरे के निपटारे के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं है। कचरे के पहाड़ का बढ़ना कैसे खत्म होगा? ईडीएमसी ने कहा कि गाजीपुर लैंडफिल को साफ करने में कम से कम 10 साल का समय लगेगा। गाजीपुर लैंडफिल साइट में 140 लाख टन पुराने कचरे के कारण आग लगती है। असलियत यह है कि पिछले 1.5 साल में सिर्फ 9 लाख टन पुराने कचरे का निपटान किया गया। इस दौरान उतना ही नया कचरा डाला गया। पर्यावरण समिति ने ईडीएमसी के कमिश्नर को एक बार फिर तलब किया है और उनसे 1 हफ्ते में एक्शन प्लान लाने को कहा गया है। आपको बता दें, पूर्व दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने दावा किया है कि कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई लगातार कम हो रही है और वे इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन आतिशी ने उनके दावे को पूरी तरह झुठला दिया है। पूर्व दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने मंगलवार को आदेश जारी कर कहा कि मीट की दुकानें नवरात्रों को देखते हुए बंद किए जाएं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने पूर्व दिल्ली के इलाकों का जायजा लिया और देखा कि मीट की शॉप बंद है या खुली हैं। तो मीट की शॉप्स लोगों को अभी खुली हुई मिली हैं और मीट लोग दुकानों से खरीद भी रहे हैं। आपको बता दें, ऐसे मेयर के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। पूर्व दिल्ली में कई दुकानों पर देख रहे हैं कि लोग खरीदारी भी कर रहे हैं और मीट को लेकर भी जा रहे हैं। तो इस प्रकार के हालात पूर्व दिल्ली में आदेश के बाद देखे जा रहे हैं। पूर्व दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत कॉलोनियों में जनरल ट्रेड और स्टोरेज लाइसेंस यानी कि जीटीएल एसएल के लिए टेम्परेरी परमिट देने की पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया स्पेशल प्रोविजन एक्ट के तहत दी गई है। इस पॉलिसी के मुताबिक पूर्व दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली अनधिकृत कॉलोनियों में कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए जनरल ट्रेड और स्टोरेज लाइसेंस का टेम्परेरी परमिट जारी किया जाएगा। ये परमिट उन इलाकों के लिए दिया जाएगा जो मास्टर प्लान के अनुसार मिक्स लैंड इलाके में आते हैं। उन्हें 1 साल के लिए टेम्परेरी परमिट मिलेगा या फिर स्पेशल एक्ट जब तक लागू होगा तब तक मिलेगा। अस्थायी परमिट प्राप्त करने के लिए प्रॉपर्टी के मालिक को हलफनामे के रूप में शपथ पत्र जमा कराना होगा, जिसमें बताया गया हो कि उसकी प्रॉपर्टी में 1 जनवरी 2006 से
पहले से कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। पूर्व दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र की अनधिकृत कॉलोनियों के भौगोलिक विस्तार और अनधिकृत कॉलोनियों में लगातार बढ़ रही कॉमर्शियल एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए पूर्व दिल्ली नगर निगम द्वारा ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। पूर्व दिल्ली में शराब के ठेके खुलने का लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। विश्वास नगर में शराब के ठेके खुलने को लेकर इलाके के लोगों ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध जताया है। इलाके के लोगों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ हाथों में बैनर पोस्टर लेकर हाय हाय के नारे भी लगाए। धरने में महिलाओं ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। महिलाओं का कहना है कि केजरीवाल दिल्ली को शराब की लत में डुबो रहे हैं। ठेका खुलने से इलाके का माहौल भी खराब होगा। हम लोग नहीं चाहते हैं कि शराब का ठेका इलाके में खोला जाए। इलाके के लोगों में गुस्सा काफी दिखाई दे रहा है। पूर्व दिल्ली के पांडव नगर में पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जो दिन दहाड़े घरों से पानी के मीटर की चोरी किया करता था। पुलिस ने चोर के पास से 8 वाटर मीटर बरामद किए हैं। वहीं डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि आरोपी की पहचान संजीव के तौर पर हुई है। वह 22 साल का है और पटपड़गंज का रहने वाला है। दरअसल पांडव नगर थाना का स्टाफ पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात था, तो तभी पटपड़गंज के एक शख्स ने उन्हें बताया कि एक शख्स पानी का मीटर चोरी करने का प्रयास कर रहा था। उसने शोर मचाया तो वह भाग गया। पुलिस कर्मियों ने उमेश और पड़ोसी राकेश के साथ मिलकर इलाके में खोजबीन शुरू की और कुछ ही देर में वहां खड़ी एक कार के पीछे छुपे संजीव को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ पूर्व दिल्ली के पुराने गोविंदपुरा में 2 अप्रैल की एक चोर ने सुबह के समय घर के अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घर के अंदर रखे तकरीबन 2 लाख रुपए तक की चोरी की। पीड़ित ने बताया कि परिवार सुबह जब घर में सो रहा था तो उस वक्त चोर घर में घुसा और चोरी की। ये पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें चोर चोरी करके जाता हुआ दिख रहा है। 2 अप्रैल 5:13 पर एक चोर मेरे घर में घुसा और 5:15 पर उस घर से निकल गया। तकरीबन 2 लाख का सामान, जिसमें 2 मोबाइल फ़ोन, 2 ईयरपॉड्स, 5 रिस्ट वॉचेस, कुछ पर्स और कुछ कपड़े लेकर फरार हो गया, जिसकी रिपोर्ट मैंने जगतपुरी थाने में FIR नंबर 242 के तहत कराई है। पुलिस अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक चोर पकड़ा नहीं गया है। तीनों निगमों की करीब 100 से ज्यादा वार्ड कमेटी 31 मार्च के बाद भंग हो गए हैं। अब ना तो सदन की बैठक और ना ही स्थायी समिति की बैठक होगी। इस पर पूर्व दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि समिति को भंग नहीं किया गया है। सभी समितियों को काम करने का और शिकायतों का समाधान करने का अधिकार है, लेकिन 31 मार्च के बाद समिति का फंड नहीं मिलेगा। पार्षद और चेयरमैन काम करते रहेंगे। हम कमजोर नहीं हुए हैं। नगर निगम में किसी भी समिति को भंग नहीं किया गया है। सभी समितियों को काम करने का अधिकार है। जो भी उनसे कंसर्न शिकायतें आती हैं, उनसे कंसर्न समस्याएं आती हैं, उनको समाधान करने का सभी समितियों को अधिकार है। हाँ, 31 मार्च के बाद उनको जो आने जाने वालों के लिए जलपान का खर्चा मिलता था, वो खर्चा मिलने वाला नहीं है। लेकिन कोई भी पार्षद, कोई भी समिति का अध्यक्ष कमजोर नहीं है। सब मजबूत है, मजबूत डटे हुए, अपने काम में लगे हुए हैं। उनके बाद जो भी समस्या आएंगी उनका समाधान किया जाएगा। सभी निगम पार्षद अपने कामों में लगे हैं। प्रतिदिन की तरह उनकी समस्या आती है, उस समस्या को समाधान करना उनका अधिकार है और करने में लगे हुए हैं। क्योंकि जब तक निगम को भंग नहीं किया जाता, जब तक निगम का अस्तित्व खत्म नहीं होता, तब तक सभी को सभी अधिकार है। बस केवल जलपानी खर्चे की बात है, उसकी कोई ऐसी चिंता नहीं है। हम लोग, हमारे सभी निगम पार्षद जनता के लिए, जनता के हित के लिए काम करते हैं। वो अधिकार उनको मिले हुए हैं। मैं पुनः कहूँगा, किसी भी समिति को भंग नहीं किया गया है, ना ही जब तक निगम भंग नहीं होती। पूर्व दिल्ली के मानसरोवर पार्क पे बनी सड़क पिछले कई सालों से टूटी पड़ी है। सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि गाड़ी चलाना तो दूर की बात, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। सड़कों में गड्ढों से बाइक, स्कूटी पर सवार लोग गिर जाते हैं और चोट भी लग जाती है। लेकिन बार बार शिकायतों के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये 3-4 साल से रोड टूटा हुआ है। जगह जगह पब्लिक में आने जाने में बहुत परेशानी सी होती है। और आपसे रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, दिल्ली सरकार से, कि ये रोड बनाया जाए, आने जाने की दिक्कत ख़त्म हो जाए। गाड़ी फिसल भी जाती है, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं फिसलने से। ऐसे फिसलने से एक्सीडेंट हुए हैं। पब्लिक को परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, रोड टूटे हुए हैं ना जी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है
गवर्नमेंट से कि इस तरह ध्यान दिया जाए। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन, गांव खेड़ा, इधर जनरल हॉस्पिटल है। यहाँ पर इस सड़क की इतनी बदहाल हालत है कि 3-4 साल से कुछ कहो मत। इस विषय में मंत्री जी से भी कहा गया था कि यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, और PWD जो मंत्री हैं सत्येंद्र जैन जी हैं, उनके उसमें भी हमने लेटर दिए थे किसी दिए कि यहाँ पर ये सड़कें वगैरह ये काफ़ी टूटी हुई हैं, और यहाँ पर ई-रिक्शे वाले हैं वो पलटी हो जाते हैं, उसमें सवारियाँ बैठी हों, नेक वो चलाते हैं तो पलटी हो जाते हैं, गिर जाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जी हमारे को। क्या क्या दिक्कत होती है? दिक्कत ये होती है, सबसे पहले बाइक को दिक्कत होती है हमारी, कभी चैन टूट जाती है, फिसल जाती है कभी कभी चलते चलते। गड्ढे इतने हैं कि क्या कभी आगे वाला पंचर हो जाता है, कभी पीछे वाला पंचर हो जाता है। हमारे वाले बैग में कभी फूड होता है, कभी कुछ होता है, वो गिर जाता है, कस्टमर हमारे पे रिप्लेन करता है कि हाँ भाई गिर गया। इस सड़कों की वजह से गिरता, बताओ क्या करें। मैडम इसे तो बहुत टाइम हो गया। हम हॉस्पिटल के मरीज वगैरह हम लेके जाते हैं तो उनको भी इशू आती है। तो ये पास में से जर्नल है, GTB है, इनके भी पेशेंट्स वगैरह आते हैं तो उनको भी बहुत इशू वगैरह आता है। तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इसमें। हाँ मैडम बोलती तो है। अभी देखो जैसे बाहर जाम लगा था तो मैं अंदर आ रहा था, तब सवारी ने बोला कि भैया गड्ढे हैं। अब मैडम हम उसमें क्या कर सकते हैं? गड्ढे तो ये देखो ना, सरकार हमारी सही नहीं कराती तो गड्ढे क्या करेंगे हम। लगातार बढ़ रही महंगाई ने जनता की जेब खाली कर दी है। पेट्रोल डीजल के दामों के साथ CNG हो या रसोई गैस, हर चीज़ों की कीमतों में हर दिन इजाफा किया जा रहा है, जिससे आम जनता का हालत पस्त कर दी है। अगर बात करें तो ऑटो और कैब ड्राइवर्स की, तो लगातार बढ़ती CNG मुसीबत बनती जा रही है। एक बार फिर से CNG में 2 रुपये 50 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है, और साथ ही दामों के बढ़ने से ड्राइवर्स AC चलाने का भी अलग से चार्ज ले रहे हैं। ऑटो ड्राइवर्स का कहना है कि जिस तरह से CNG पर दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में गाड़ी को चलाना मुश्किल होता जा रहा है। साथ ही कैब ड्राइवर्स का कहना है कि जो किराया हमें मिल रहा है उसमें AC चलाना मुश्किल है। अगर हम बिना एक्स्ट्रा चार्ज लिए AC भी चलाते हैं तो उतना किराया नहीं निकल पा रहा है, इसलिए सरकार को CNG के दाम कम करने चाहिए। आप लोगों को मेन परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो रेट है वो रेट नहीं मिल रहा है मेरे मार्केट सिस्टम। ना ओला दे रहे हैं, ना उबर दे रहा है। 10 या 11 रुपये में तो खर्चा भी नहीं निकल पा रही है आज की डेट में। कम से कम 12-13 होना चाहिए ओला उबर के अंदर, वो भी नहीं मिल पा रहा है। पर्सनल काम मार्केट कोरोना को जैसे इतना डाउन हो चुका है, मार्केट में काम बिल्कुल भी नहीं है जी। ठीक है। ड्राइवर सब परेशान है बेचारा, खड़े हैं, देख लो खड़े, ये तो कोई खड़े हैं, काम आई नहीं मार्केट में, क्या करेगा बंदा, खड़े हैं आराम से। मैम AC जब चलाने की डिमांड करता है तो AC का बिल भी तो पे करेंगे उस हिसाब से। कंपनी ने तो अपना फरमाइश सुना दिया इस रेट में जी आपको चलाना चलो, वरना मत चलाओ जी। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी आखिर जाएगा तो जाएगा, ये बता दीजिए मेरे को। AC अगर चलाते हैं तो एक्स्ट्रा लोड पड़ता है गाड़ी पे, ज़्यादा प्लस कंजप्शन होता है। पर किलोमीटर 1 रुपया खर्चा आती है, पर किलोमीटर 1 रुपया खर्चा आता है AC पे। और नॉर्मल अगर हम 12, 13, 14 ले रहे हैं ना, तो AC पे हमें 15 चाहिए। मैटर ये होता है। तो वो मिलता है आपको या नहीं? नहीं मिलता, अभी कहाँ मिल रहा है, अभी कुछ हो ही नहीं रहा। सारी बात क्या है, अभी गाड़ियाँ आधी रोड पर चल रही, आधी चल नहीं रही है। भाई दुनिया का लॉस हुआ। मेरी 2 गाड़ी हैं, एक तो खड़ी 2 साल हो गई, कोरोना के चक्कर में ना उसकी कागज़ करवा रहा हूँ। आप लोगों की डिमांड देखा जाए तो डीजल के भाव टक्कर मारेगी जाके CNG आगे जाके, तो वो दिक्कत होगी, सबके लिए होगी। गर्मी का टाइम है, यात्री जो है बोलता होगा कि AC चलाया जाए। हाँ, तो AC चलाने में कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? परेशानी तो ये होती है, चार्ज ज़्यादा मांगते हैं आप लोग? चार्ज मांगते हैं ज़्यादा, गाड़ी ये देती नहीं है फिर ज़्यादा, तो CNG भी महंगी बढ़ती जा रही है, इतना वो निकाल नहीं पा रहा चार्ज। अच्छा। हाँ रेट अगर ठीक ठाक मिले तो ऊपर तक आए, पड़ता भी नहीं आ रहा है। मैडम पता नहीं, यहाँ पता लगेगी कितने बढ़े हैं। दिन पे दिन बढ़ रहे हैं CNG के रेट, तो डेली बढ़ते हैं मैडम। भाड़ा बढ़ता नहीं हमारा, इतना भाड़ा नहीं बढ़ता, इतनी गैस आ जाती है गाड़ी में। 300-350 गैस खर्च हो जाती है। बताओ 1000 रुपये का बंदा काम करेगा, 350 की गैस फूकेगा, 50-100 रुपये खा भी लेता है। किराया नहीं बढ़ रहा मैडम, और CNG के रेट बढ़े जा रहे हैं। किराया कोई बढ़ा कर राजी नहीं है। अब क्या चाहेंगे हम, तो जितना बढ़ाने बढ़ाओ। आज 2.5 रुपये बढ़े हैं, और 2 दिन पहले भी 2.5 रुपये बढ़े थे। पहले आज से कुछ टाइम पहले 44 होती थी, आज 66.61 हो गई है। तो मैम काम करना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा हमारे लिए। हम अपनी तो समझ से बाहर है, क्योंकि इतने रेट फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, इतने रेट बढ़ रहे हैं कि काम करना। उत्तर पूर्व दिल्ली में पुलिस ने ऑपरेशन अंकुश चलाया है, जिसके तहत नंदनगरी और उस्मानपुर में पुलिस ने जुए सट्टे के मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में जुआ चल रहा है, और इसी को लेकर पुलिस ने छापेमारी की और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से ताश के पत्ते, 2 पेन, कई सारी पर्चियां और 10,000 रुपए से ऊपर पैसे, जी हां रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि इनसे कई केसों का भी खुलासा हुआ है।
हाँ, ये इन्फॉर्मेशन भी है और दूसरा जिन लोगों के घर में ये चलता हुआ पाया गया उनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी है। तो इस बेसिस पे हमने टीम गठित की थी, स्पेशल स्टाफ और लोकल पुलिस के। तो उस्मानपुर और नंदनगरी 2 जगह पे हमने रेड की इन जगह पे, और ये सक्सेसफुल रेड रही। उस्मानपुर में हमें अराउंड 57,000 प्लस कैश की रिकवरी हुई, और इसमें नंदनगरी के अंदर हमें अराउंड 6,700 प्लस कैश की रिकवरी हुई। और उस्मानपुर में 8 बंदों की हमने अरेस्ट की है गैम्बलिंग एक्ट में, और नंदनगरी के अंदर 5 बंदों की अरेस्ट की। पता तो हमें इन लोगों का प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी है, और हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी आई थी कि यहाँ पे चल रहा है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आई तुरंत टीम का गठित करके हमने रेड की, और इसमें ये रिकवरी हुई कैश की। टोटल कितने लोग गिरफ्तार हैं सर इसके अंदर? उस्मानपुर में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और नंदनगरी के अंदर 5 लोगों की हुई। नहीं, एज सुन एज हमें इन्फॉर्मेशन मिली ये हुई। प्रीवियस कंडक्ट का अभी हम इन्वेस्टिगेशन में पता कर रहे हैं कि और कहीं करते थे या पहले भी कहीं कर रहे हैं। नहीं, इलाके का बीसी नहीं है, लेकिन इसमें एक तो इमरान करके है इंसान जो जिसमें उस्मानपुर में जहाँ रेड करके पकड़ा है उसके घर पे मिला है, उसके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट हैं, गैम्बलिंग एक्ट का इन्वॉल्वमेंट है उसका। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम होने लगी थी, लेकिन जैसे ही कोरोना पर पाबंदियां हटीं, वैसे अब एक बार फिर से कोरोना के केस दिल्ली में बढ़ने लगे हैं। संक्रमण दर 1% से ऊपर पहुंच गई है। लेकिन जब हमने पूर्व दिल्ली के डॉक्टरों से बात की तो उनका कहना था कि कोरोना भी पूरी तरीके से नहीं गया है। जिस तरीके से दिल्ली में पाबंदियों पर छूट मिलती जा रही है, उसे देखते हुए थोड़ी बहुत संक्रमण दर जरूर बढ़ी है। हालांकि अभी अस्पताल में एडमिशन नहीं बढ़े हैं। ऐसे में जनता को एहतियात बरतने की जरूरत है। अभी हम पिछले कुछ दिनों का डेटा देखें तो इसमें कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, और कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर की। बहुत सारा अभी DDMA की गाइडलाइंस के अनुसार बहुत सारी चीज़ें रिलैक्सेशन भी हुई है, बट हम यही एडवाइस करते हैं कि अभी भी जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क पहने और एक सेफ डिस्टेंस 6 फीट की बना के रखें। हो सकता है केसेस बढ़े, जैसे हमने 3rd वेव में देखा था कि केसेस हमारे पास आए थे बट उसकी मोर्टेलिटी रेट नहीं थी, और जो लोग बीमार होते भी थे तो हॉस्पिटल नहीं आ रहे थे। मीन्स लोगों में कहीं न कहीं अपनी इम्यूनिटी को विकसित किया था। तो हो सकता है कि केसेस बढ़े या इन्फेक्शन रेट बढ़े, बट पेशेंट ज़्यादा सिक नहीं हो और हॉस्पिटलाइज नहीं हो, इस बात का हमें ध्यान में रखना है। देखिए, अभी क्योंकि कोविड पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, इसकी जो पीछे जब ये 3rd वेव आई थी उसके बाद बहुत तेज़ी से ग्राफ नीचे आया था, और जो पॉजिटिविटी रेट था या जो इसकी संक्रमण दर थी वो भी कम हो गई थी। लेकिन अभी क्या हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे उसमें भी लगातार कभी 50-60 केस लगातार आते रहे थे। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि विश्व में जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इवन चाइना में भी अभी बहुत तेज़ी से वहाँ पे एक वेव आई थी। उसके बाद में हमारे देश में भी जब रेस्ट्रिक्शंस हटाई गई हैं, बिल्कुल मास्क भी जो मैंडेटरी था वो ख़त्म किया गया है, लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल्स को बिल्कुल फॉलो करना लगभग बंद कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में ये स्वाभाविक है कि संक्रमण दर बढ़ेगी। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।